हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो संख्याओं की कहानी चैप्टर नंबर तीसरा स्टार्ट करना है, जो कि न्यू एनसीईआरटी गणित प्रकाश कक्षा 8 का है ना। इससे पहले हमने आपको चैप्टर नंबर 2 जो कि घातों का खेल था, उसके जितने भी क्वेश्चन थे वो कवर करवाए। जितने भी बेसिक पॉइंट थे, जितना भी एक्सप्लेनेशन था बुक का, वो सब सारा कवर आपको करवाए। आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा। तो आज हमें नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, संख्याओं की कहानी। बहुत सारा इसमें नंबर देखना है, मेसोपोटामिया के टाइम में कैसे चल, मतलब संख्या स्टार्ट कैसे हुआ, काउंटिंग कैसे स्टार्ट किए, मतलब समझिए हजारों हजारों साल पहले से कहानी स्टार्ट है। ये पूरा चैप्टर थ्योरेटिकल बेस्ड है। इस पे क्वेश्चन जब भी आएगा तो जो है सो आपको है ही, आइए पता लगाएं। वो सब जो भी क्वेश्चन आएगा बीच में वो क्वेश्चन करवाएंगे। तो देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, समझने की कोशिश कीजिएगा तो आसान होगा, ऐसा नहीं है कि डिफिकल्ट होगा। चलिए यहां से स्टार्ट करते हैं। आपको चैप्टर क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। आपको बोला रीमा की जिज्ञासा है, ध्यान दीजिए। एक अब आपको पढ़ के बताते हैं और उसके बाद आपको समझाएंगे कि कहाँ पे क्या पॉइंट है। एक सुस्त दोपहरी में रीमा एक पुरानी पुस्तक के पृष्ठ पलट रही थी, तभी एक पन्ना सर से पुस्तक से निकलकर हवा में उड़ता हुआ जमीन पे जा गिरा। उसने उस पन्ने को उठाया, उस पर बने कुछ अलग प्रकार के प्रतीक को एक टक देखने लगी, है ना। जैसे देखिए नीचे होगा, जैसे ये सब इसके बारे में बोला जा रहा है, ठीक है, अभी बता रहे हैं। तो हाँ, तो उसने बोली, ओह यह क्या है? वह अचंभित हुई। रीमा उस पन्ने को लेकर अपने पिताजी की ओर दौड़ी, जैसे कि कोई गुप्त खजाना हो। उसके पिताजी ने उस पन्ने को देखा उस उसके पिताजी ने उस पन्ने को देखा और मुस्कुराने लगे। उन्होंने कहा कि लगभग 4000 वर्ष पूर्व एशिया के पश्चिमी भाग में एक मेसोपोटामिया, हिस्ट्री में भी मतलब इतिहास में पढ़े होइएगा, मेसोपोटामिया नामक स्थान पर एक सभ्यता फली फूली। यह वह स्थान था जिसमें वर्तमान समय के इराक का एक बड़ा भाग एवं कुछ अन्य पड़ोसी देश सम्मिलित है। यह उनके अंक लिखने के तरीकों में से एक है। अब इस चीज को तो समझना होगा, क्या मतलब कुछ ऐसा सिंबल था, है ना। देखिए इस तरीके का सिंबल था, इस तरीके का, या ऐसे था, या ये पता नहीं, इसको 1 2 3 या इसको 4 बोला, इसको 5 बोला, इसको 6 बोला, मतलब इस तरीके का कुछ जो है सो अंकित था। तो रीमा क्या बोलती है, रीमा की आंखें चमक उठी। क्या सच में ये विभिन्न प्रतीक संख्याएं थी? उसकी जिज्ञासा और बढ़ गई। उसके मस्तिष्क में अनेक प्रश्न उठने लगा, है ना। तब फिर अब देखिए इसको समझाया हुआ है। मनुष्य, अब उसके मन में बहुत सारा बात समझ आने लगा कि क्या हो रहा है। तो उसने सोची कि मनुष्य कब से गिनना प्रारंभ किया, उसके मन में ये बात आने लगा। मनुष्य ने कब से संख्याओं को आधुनिक रूप से लिखना प्रारंभ किया, आपके इसके मन में ये भी आने लगा। उन्हें गिनने की क्या आवश्यकता थी, है ना, कि गिनते थे। मतलब आप आज के भी डेट में सोच सकते हैं, अगर गिनती है, अगर गिनती नहीं पता है तो आप कैसे किसी चीज को गिन सकते हैं। तो शुरुआत से बात हो रहा है ये कि मतलब कैसे गिनता था, ठीक है। मेसोपोटामिया के लोग 20 50 100 कैसे लिखते होंगे, ये रीमा सोच रही है और अपने पिताजी से वो पूछ रही है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्या है। रीमा की जिज्ञासा को भांपते हुए उनके पिताजी ने बताना प्रारंभ किया कि कैसे संख्या और संख्या का निरूपण का विचार समय के साथ सभी भौगोलिक क्षेत्रों में विकसित होते हुए अंततः अपने आधुनिक रूप में पहुंच गया, है ना। आधुनिक मतलब अब आप उनके साथ अतीत में यात्रा करने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब हम पुराने समय में चल रहे हैं। शताब्दियों पूर्व पाषाण युग, है ना, पाषाण युग में मनुष्य को गिनती करने की आवश्यकता हुई। वे अपने पास उपलब्ध फल सब्जी अनाज इत्यादि मात्रा, अपने पशुधन की संख्या, जैसे पहले शुरुआत में देखते थे ना कि गाय भैंस बकरी ये सब रखता था, तो उसको भी गिनना होगा। अगर उसको चढ़ने के लिए भेज दीजिएगा तो फिर बाद में ये, अभी आपको पता है कि हाँ हमारे पास एक गाय है 2 गाय है तो गिन लेते हैं, लेकिन शुरुआत में सोचिए जब नंबर था ही नहीं तब कैसे हो रहा होगा, उस समय का बात हो रहा है। वस्तुओं के व्यापार संबंधी विवरण, अनुष्ठानों में दी गई भेंट की संख्या आदि को निर्धारण करने के लिए क्या करते थे। वे विगत दिनों की जानकारी भी रखना चाहते थे, जिससे वह यह जान सके
कि पूर्वानुमान कर सके कि अमावस्या कब आता है, पूर्णिमा कब होता है, किस ऋतु का आगमन जैसी महत्वपूर्ण घटनाएं कब कब घटित होंगी। तो जब तक नंबर नहीं रहेगा तब तक आप कर नहीं सकते। तो उसी चीज के बारे में बात हो रहा है। यद्यपि जब वे ऐसी संख्या बोलते या लिखते थे तो वे आधुनिक संख्याओं का उपयोग नहीं करते थे जिन्हें हम वर्तमान में करते हैं। आज के डेट में करते हैं ना, 1 से 1, 2, 3 इस तरीके का करते हैं। वर्तमान में उपयोग होने वाली आधुनिक मौखिक एवं लिखित संख्याओं की संरचना की उत्पत्ति हजारों वर्ष पूर्व भारत में हुई थी, है ना। हुआ यहीं से, जो भी चीज हुआ वो भारत से ही हुआ। प्राचीन भारतीय ग्रंथ जैसे यजुर्वेद संहिता में 10 की घातों का आधार, 10 का जो घात अभी पढ़े, संख्याओं के नाम उल्लेख लगभग वैसा ही है जैसे आज उन संख्याओं को मौखिक रूप से पढ़ते हैं। उदाहरण के लिए एक को एकक बोलते हैं, 10 को 10 बोलते हैं, 100 को शत बोलते हैं, 1000 को सहस्त्र बोलते हैं, है ना। सहस्त्र पहले यजुर्वेद में था, ठीक है, और अभी 1000 बोलते हैं। 10,000 अभी बोलते हैं, उस समय अयुत बोलते थे, आदि को लेकर 10 का घात 12 और उनके आगे की संख्याओं का नाम सूचीबद्ध किए गए, है ना। वर्तमान में हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। वर्तमान में तो हम 0 से 9 तक के अंक के प्रयोग कर से हम कोई भी संख्या बना सकते हैं कि अंकों का प्रयोग करके जिस प्रकार हम अपनी संख्याएं लिखते हैं उसकी उत्पत्ति का विकास लगभग 2000 वर्ष पूर्व कहाँ हुआ, भारत में ही हुआ था। अंक 0 तब उस समय अगर 0 के लिए बात करेंगे तो 0 सबसे पहले बिंदु से दिखाया गया था, है ना। जैसे यहाँ पे भी देखिए ये वाला दिखाया हुआ 0 जो है सो बिंदु से दिखाया गया, धीरे धीरे 0 को फिर ऐसे कर दिया गया। क्लियर। तो देखिए अब इसके बाद क्या बोलता है, जिसे तब बिंदु के रूप में चिन्हित किया गया जाता था को मिलाकर 10 अंकों का उपयोग करके नई संख्याओं का पहला उदाहरण बक्साली पांडुलिपि, है ना। देखिए यहाँ पे बक्साली पांडुलिपि में शून्य का उपयोग हुआ, लगभग 3री शताब्दी सामान्य संवत में मिलता है। 499 सामान्य संवत में आर्यभट्ट जो थे पहले गणितज्ञ थे जिन्होंने 10 प्रतीक वाली भारतीय पद्धति का पूर्णतः स्पष्ट किया एवं इसका उपयोग करके वैज्ञानिक गणनाओं की संख्या की, है ना। तो सबसे पहले आर्यभट्ट आए, आर्यभट्ट ही जो है सो 0 का भी उपयोग किए, 0 के बारे में आर्यभट्ट ही बताए। भारतीय संख्या पद्धति लगभग 800 सामान्य संवत तथा अरब जगत में पहुंच गई, है ना। मतलब वो अरब में भी भारत से ही पहुंचा। इसे महान पारसी गणितज्ञ जो अल ख्वारिज्मी, जिनके नाम पे एल्गोरिदम शब्द बना, है ना। एल्गोरिदम शब्द जो है सो इन्हीं के नाम पे जो है सो एल्गोरिदम शब्द बना, ने अपने पुस्तक ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स जो कि 885 सामान्य संवत में, और प्रशासनिक दार्शनिक अल किंदी ने अपनी पुस्तक ऑन द यूज ऑफ द न्यूमरल्स जो कि 830 सामान्य संवत के माध्यम से अरब जगत में लोकप्रिय बनाया गया। तो कहां से पहुंचा, भारत से पहुंचा, कहां पहुंचा, अरब में पहुंचा, है ना। तो लगभग 1100 सामान्य संवत तक अरब जगत से हिंदू अंक यूरोप और अफ्रीका के कुछ भाग में जो है सो पहुंच गए थे। यद्यपि अल ख्वारिज्मी द्वारा लिखित पुस्तक जो था ऑन द कैलकुलेशन विद हिंदू न्यूमरल्स का लैटिन अनुवाद हो चुका था, परंतु वास्तव में ये इतालवी गणितज्ञ फिबोनाची ही थे जिन्होंने लगभग 1200 सामान्य संवत में भारतीय संख्या पद्धति को यूरोप में अपनाने के लिए तैयार किया, है ना। अपनाने के लिए क्या किया गया, तैयार किया। परंतु उस समय रोमन अंक, अब रोमन अंक विचारधारा और लेखन इतने गहराई से जुड़े थे कि कई शताब्दियों तक भारतीय अंकों का व्यापक प्रयोग नहीं हो पाया था। रोमन न्यूमरल्स आपको पता होगा, जैसे 1 को हम ऐसे लिखते हैं, 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4 को ऐसे लिखते हैं, 5 को ऐसे लिखते हैं, 6 को ऐसे लिखते हैं, 7 को फिर इस तरीके से, 8 को ऐसे लिखते हैं, 9 को आप ऐसे लिखते हैं ना, और 10 को ऐसे लिखते हैं। फिर आगे का भी बताएंगे, ठीक है। ये रोमन होता है। तो रोमन का ज्यादा उस समय प्रयोग हो रहा था, भारतीय अंक का व्यापक प्रयोग नहीं हो पाया था। किंतु यूरोपीय पुनर्जागरण के समय 17वीं शताब्दी तक इन्हें अपनाना नितांत आवश्यक हो गया था, है ना। अन्यथा इससे उस समय वैज्ञानिक प्रगति में बाधा, रोमन न्यूमरल ज्यादा आप यूज नहीं कर सकते, इसलिए उससे बाधा, इसलिए हम जो है सो फिर भारत का जो न्यूमरल था, जो है सो नंबर था, उसी से हम चलने लगे। अब देखिए क्या बोला, प्रत्येक संभावित संख्या को 10 प्रतीकों, जिससे कि प्रत्येक प्रतीक
का स्थानीय मान तथा एक निरपेक्ष मान हो के समूह में व्यक्त करने की विशुद्ध पद्धति भारत में विकसित हुई। वर्तमान में यह विचार इतना साधारण लगता था कि इसकी उपयोगिता और अति महत्ता अधिक महत्व नहीं दिया जाता है। इसकी सरलता से इस बात में निहित है कि इसकी गणनाओं को सरल बनाया और अंकगणित को उपयोगी आविष्कार का स्थान दिलवाया। ये कौन बोलते हैं? पियरे साइमन लाप्लास, है ना, ये बोलते हैं। इसके उपरांत ध्यान दीजिए, इसके उपरांत इन 10 अंकों का 0 से 9 तक, इसके उपरांत 10 अंकों का प्रयोग प्रत्येक महाद्वीप तथा विस्तारित हो गया, महाद्वीप तक विस्तारित। वर्तमान में ये विश्व के प्रत्येक कोनों में उपयोग किए जाते हैं। चूंकि यूरोपियन के लिए अगर बात करें, विद्वानों ने भारतीय सांख्यकों की समझ अरब जगत से प्राप्त की, अतः अपने यूरोपियन परिप्रेक्ष्य में उन्होंने इन संख्याओं को अरबी संख्यांक कहा है। ठीक है। दूसरी ओर जैसे कि ऊपर उल्लेखित अरब विद्वान जैसे अल ख्वारिज़मी थे, अल किंदी ने इन्हें हिंदू संख्यांक कहा है। यूरोप में औपनिवेशिक काल में यूरोपीय शब्द का मतलब होता है अरबी संख्या। वहां पे यूरोप में अरबी संख्याएं जो है सो व्यापक रूप से प्रचलित हुआ। यद्यपि वर्तमान में इस त्रुटि से यूरोप सहित विश्व की अनेक पुस्तकों और दस्तावेजों को सुधारा जा रहा है। वर्तमान में संख्याओं के लिए हम जिन सर्वाधिक प्रचलित शब्दावलियों का उपयोग कर रहे हैं वे हिंदू संख्यांक, भारतीय संख्यांक एवं संक्रमण कालीन हिंदू अरबी संख्यांक है। यह बात ध्यान देने योग्य है कि हिंदू शब्द किसी धर्म को नहीं परंतु उस क्षेत्र, वहां के लोगों को संदर्भित करता है जहां से ये अंक लाए गए या आए हैं। ठीक है। तो अब देखिए, वर्तमान में भारतीय संख्या में कहां से कहां तक होता है? वर्तमान में भारतीय संख्या पत्ते लिखने के लिए मतलब 0 से लेकर के 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 को दर्शाया गया। शुरुआत में देखिए कैसे यहाँ से हुआ। ये है ब्राह्मी लिपि, है ना। ब्राह्मी लिपि में अगर आप देखिएगा तो ऐसे लिखा जाता था। मान लीजिए ये 1 है, इसको 2 लिखा गया, इसको 3 लिखा गया, ऐसे किया गया 4, 5, 6, 7, 8, 9 और इस तरीके से किया गया। अब उसी चीज को हिंदू से ये लिया गया, ग्वालियर से लिया गया। हिंदू में आप इस तरीके से लिखते थे, ये शून्य को बिंदु से रिप्रेजेंट करते थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरीके से। फिर इसको हम संस्कृत देवनागरिक में ऐसे लिखते हैं, जो है सो आप लिखे होंगे, है ना। अब पश्चिमी अरबी में इसको ऐसे लिखता था, 1, 2, 3, फिर 4 को ऐसे, 5 को ऐसे, 6 को जो है सो इस तरीके, 7, 8, 9 ऐसे चलता था। और पूर्वी अरबी में इसको इस तरीके से लिखते थे, है ना। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि किस तरह आपको ये लिखना है, नहीं लिखना है, आपको समझना है। ठीक है। अब वैसे ही 11वीं शताब्दी में इस तरीके से नंबर लिखा गया। 15वीं शताब्दी तक ऐसे लिखा गया। अब 16वीं शताब्दी में जो हम लोग यूज कर रहे हैं, 16वीं शताब्दी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, ये भारतीय संख्याओं की पद्धति में प्रयुक्त होने वाला अंकों का विकास हुआ। इस तरह पहले ब्राह्मी, फिर हिंदू, फिर संस्कृत देवनागरी, फिर पश्चिमी अरबी, पूर्वी अरबी जो है सो, फिर उसके बाद 11वीं शताब्दी में आया, फिर 15वीं और फिर 16वीं शताब्दी से ये जो है सो चला। ठीक है। तो यहां तक भारतीय अंकों के प्रणाली में वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने से पूर्व विभिन्न जन समुदायों की संख्या को दर्शाने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करते थे। हम उनमें से कुछ विधियों को संक्षेप रूप में चर्चा करेंगे। इन पद्धतियों को कालानुक्रम में नहीं परंतु ऐसे क्रम में देखेंगे जो संख्या निरूपण की अवधारणा के विकास के मुख्य चरणों को दर्शाता है। आइए सबसे पहले हम किसी दिए गए संग्रह वस्तुओं की संख्या गिनने निर्धारण के लिए आवश्यक मूलभूत की खोज करते हैं। तो अब यहाँ से गणना की क्रियाविधि है, इसको फिर अगले वीडियो में लेंगे, नहीं तो फिर आप बोर हो जाइएगा। बाकी जो है सो आपको इंटरेस्टिंग बना देंगे ये भी चैप्टर। अगर ये भी चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगता है या थ्योरी है तो पहले हम समझा देंगे, उसके बाद आपको क्वेश्चन करवाएंगे, उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इसके सॉल्व हो जाएंगे। बाकी आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों के भी साथ शेयर कर सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अब 51 गणना की क्रियाविधि से स्टार्ट करेंगे अगले में। अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।